बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफ़िज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम वर्क के मुख्तलिफ केसेस, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स और उसके साथ साथ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड हाउ वी ऑब्टेन द एनर्जी, और एनर्जी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली एनर्जी और वर्क को ही डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क। वर्क क्या है, और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आएगी कि वर्क क्या है, वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, और जो वर्क का यूनिट जूल है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, के कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए से वर्क कैसे होता है, केसेस, और किन केसेस में वर्क पॉजिटिव होता है, किन केसेस में वर्क नेगेटिव होता है, किन केसेस में वर्क ज़ीरो आता है। जी पहला वर्क, the dot product of force and displacement which is called work। आपने दूसरे चैप्टर के अंदर के डॉट प्रोडक्ट को बड़ा अच्छे से स्टडी किया, डिस्कस किया, तो उसी के लिहाज से वर्क की डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है उसको हम वर्क कहते हैं। जैसे कि दूसरी डेफिनेशन, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी and body cover a displacement in the direction of force we say body is work done। कि जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है और वो जिस्म उसी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम कहते हैं कि जिस्म ने वर्क किया है। अब जिसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F डॉट डी। अब F जो फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट है, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ जो साइन जो रेशो आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो कॉस थीटा आती है, एफ डी कॉस थीटा। अब F से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, D से मुराद डिस्प्लेसमेंट है और थीटा से मुराद वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में है। जी डायमेंशन, अब हमें पता है कि जो वर्क की डायमेंशन होती है वो प्रोडक्ट होती है डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डायमेंशन ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है बाय सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, और जो मैस है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल M, और जो एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन होती है LT पर स्क्वायर, LT पर स्क्वायर। तो जो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आती है वो आती है डायमेंशन MLT पर स्क्वायर। जी ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आई है, डायमेंशन ऑफ वर्क। अब जो वर्क का यूनिट है W इज इक्वल टू F डॉट डी, और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। अब जूल किसका यूनिट है? जूल असल में वर्क का यूनिट है। अब कब हम कहते हैं कि 1 जूल वर्क हुआ है? डेफिनेशन ऑफ जूल, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी कवर ए 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो वर्क डन इज 1 जूल। कि अगर किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है, ये कोई हमारे पास जिस्म है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन लग रही है, और इसी फोर्स की डायरेक्शन में वो जो बॉडी है वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने जो वर्क किया है वो 1 जूल वर्क किया है। जब किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और वो जिस्म उसी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है। ये देखें, ये एक हमारे पास बॉडी है,
जिसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। इसके ऊपर 1 न्यूटन जब फोर्स एक्ट करती है तो ये बॉडी इस फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है। अब देखिए इसमें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रही है, तो बॉडी भी जो है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी कवर ए डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो वी से बॉडी इज वर्क डन इज 1 जूल। कि अगर किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगती है और वो जिस्म उसी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम कहते हैं बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है जी। अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के जरिए असर वर्क कैसे होता है। अब देखें कि ये हमारे पास बॉडी है जिसका मैस है m। अब इस पे एक फोर्स लग रही है, ना तो फोर्स इंक्लाइंड है, ना तो फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना ये फोर्स एक्स एक्सिस में है, ना ये फोर्स वाई एक्सिस में है, बल्कि इंक्लाइंड है। और ये इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रही है वो थीटा बना रही है। आपने बचपन में देखा होगा कि कुछ बच्चे जब गाड़ी के साथ धागा बांधते हैं तो जब वो आगे आगे चलते हैं तो गाड़ी भी उनके पीछे पीछे चलती है। तो जो फोर्स लगती है वो असल में टेंशन होती है स्प्रिंग के अंदर, और टेंशन की वजह से क्या होता है, ये जो बॉडी है या कोई भी व्हीकल है या गाड़ी है वो मूव करती है। तो इसमें देखें जो फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होती। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास फोर्स ना तो वर्टिकल हो ना ही हॉरिजॉन्टल हो बल्कि इंक्लाइंड में हो, तो हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, और हम वो कंपोनेंट फोर्स का लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। सपोज ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड मेक एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, so force is inclined for resolve into its component and take a component along D। यही उसने कहा है कि जब फोर्स ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टली हो बल्कि इंक्लाइंड हो, तो उस सूरत में आप फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एफ वाई एफ एक्स। अब देखें एफ वाई तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसको हम नहीं लेंगे, हम एफ एक्स को लेते हैं। हम एफ एक्स को क्यों लेंगे, क्योंकि वर्क होता ही उस सूरत में मैक्सिमम है जब फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो इसमें एफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लेते हैं। सो W इज इक्वल टू एफ एक्स डी, एफ एक्स जो होता है एफ कॉस थीटा डी आ जाता है, ये आ जाता है एफ डी कॉस थीटा जी। अब इसके बाद है केसेस कि किन किन केसेस में जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है, किन केसेस में नेगेटिव होता है और किन केसेस में 0 होता है। पहला, इफ थीटा लेस देन 90, जब थीटा 90 से कम हो तो उस सूरत में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान 0 डिग्री होगा, तो उस सूरत में जो वर्क होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा और वो भी मैक्सिमम वर्क होगा। इसका मतलब है कि जब एंगल 90 से छोटा हो या इक्वल टू 0 हो तो उस सूरत में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और एंगल 0 उस वक्त आता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, हेड और टेल मिले, तो उस सूरत में एंगल 0 डिग्री बनता है। अब यहाँ पे देखिए एफ डी कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1 के बराबर, एफ डी 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी आ जाएगा। तो इस केस में जब एंगल लेस देन 90 है या इक्वल टू 0 है तो उस सूरत में हमारा वर्क डन पॉजिटिव आता है, और जब एंगल 0 डिग्री होता है तो उस सूरत में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होता है और वो होता है एफ डी। अब दूसरा केस, जब एंगल 90 का हो, क्या हम फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाए हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी वो वर्टिकली कवर करे। ये देखिए इसमें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है और बॉडी जो है वो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उस सूरत में एंगल होता है 90। अब W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 है, कॉस 90 होता है 0 और फोर्स प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट एंड 0 ये क्या हो जाता है 0। जब वर्क को या एफ डी को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हों तो उस सूरत में वर्क डन क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है कि उस सूरत में जब भी वर्क उन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा तो वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे चाहे ना करे जी। तीसरा केस, इफ एंगल इज 180 से मुराद है कि आप अगर उस पर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लगाते हैं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में कवर करे।
कि आपने जो फोर्स लगाई है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगाई है और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में किया है, या आपने फोर्स जो लगाई है वो पॉजिटिव वाई में लगाई है और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो नेगेटिव वाई में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो उस सूरत में इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। जब एंगल 180 होगा तो एफ डी कॉस थीटा एफ डी कॉस 180 कॉस 180 माइनस 1, तो उस सूरत में वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव। ग्राफ जब भी बॉडी कांस्टेंट फोर्स के जरिए से वर्क करती है तो उस सूरत में जो उसका ग्राफ होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होता है। देखिए जी, ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, अलोंग वाई एक्सिस हमने फोर्स को लिया है। जब फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब है फोर्स तब्दील नहीं हो रही। फर्ज करें कि यहाँ पे फोर्स जो है वो 90 जूल है, तो आप किसी जिस्म पर कांस्टेंट फोर्स को रखते हुए उसे डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं। 90 जूल से 90 न्यूटन से फोर्स लगती है और बॉडी जो है वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। फिर 90 जूल पर ही वो 90 न्यूटन पर ही 10 मीटर और 15 न्यूटन पर भी वो 15 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो इस केस के अंदर आप देखें कि तीनों पॉइंट पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है। तो इसमें जो वर्क होगा वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा। तो ये जो स्लोप आई है हमारे पास ये वाली, ये असल में स्लोप ऑफ वर्क है। क्या है? स्लोप ऑफ वर्क। अब ये स्लोप ऑफ वर्क क्या है? ये क्या है कि आप देखें एरिया अंडर द कर्व, ये जो आपके पास कर्व आई है, ये जो स्लोप है, इसके नीचे जितना भी एरिया होता है वो असल में बॉडी का तय करदा फासला होता है। सो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी अंडर द फोर्स। के कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है असल में वो वर्क है जो बॉडी ने तय किया है किसी फोर्स के ज़ेरे असर। अब यहाँ पे देखें, अगर हम एरिया अंडर द कर्व लें तो एरिया अंडर द कर्व अगर आप चेक करें तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया असल में बॉडी का तय करदा कुछ बॉडी पर किया गया वर्क होता है, या उसका क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। कि किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नीचे जो वर्क किया गया है, जो उसके नीचे का कर्व है वो असल में वर्क किया गया है, वो वर्क जो बॉडी ने किया है। अब देखिए जो फोर्स है वो अलोंग वाई एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट आ रही है। अगर आप एरिया अंडर द कर्व लेते हैं तो ये असल में क्या बनता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये असल में वर्क किया गया है किसका? उस बॉडी का जिसने किसी फोर्स के ज़रिए फिर वर्क किया है। तो अब देखें जो वर्क किया गया है वो एरिया अंडर द कर्व है, यानी बॉडी का किया गया वर्क असल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, यानी कि ये जो वर्क है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब इसमें लेंथ जो है वो क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, और विथ क्या है? फोर्स। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये क्या आया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये किसके बराबर आया है? वर्क के। तो इससे हमें क्या पता चला है? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। के किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के माबैन जो कर्व बनता है उसके नीचे जितना भी एरिया होता है असल में वो बॉडी का तय करदा फासला होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर मेन चीजें हमने क्या क्या पढ़ी? इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या है, उसकी डायमेंशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यूनिट क्या है, जूल की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, वर्क डाई बाय कांस्टेंट फोर्स के कांस्टेंट फोर्स के जरिए से वर्क कैसे होता है। उसके बाद उसके 3 केसेस हमने स्टडी किए कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो वर्क कब होता है। और उस सूरत में हमने ग्राफ लिया कि जब भी कांस्टेंट फोर्स के जरिए असर वर्क होता है तो उस सूरत में जब कांस्टेंट फोर्स के जरिए असर वर्क होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है असल में ये हॉरिजॉन्टली अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है, और ये जो एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द स्लोप होता है असल में ये बॉडी का तय करदा बॉडी का किया गया वर्क होता है। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो आप हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। फी मानिल्लाह।